माशाल्लाह बहुत जबरदस्त अटेंड कर रहे हैं। इसी तरह आप लोगों ने करना है, डिसिप्लिन मेरा बहुत मजे का कर रहे हैं माशाल्लाह। चला दो चला दो चला दो चला दो, चला दो। यार ये झंडा लाइटों के पास जो झंडे वाला इसको बोलो झंडा पीछे क्रॉस कर दे। खान साहब राडौल पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, तीसरा काफिला जो वो एंटर हो चुका है। मुझे यहाँ से आते का नजर आ रहा है कि खान साहब जो है वो पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं। अच्छा जो स्टेज पे जितने भी लोग खड़े हैं हमने आगे जो बैठे हुए हैं, सिर्फ जो हमारे लीडर है यारदुल खान वही सिर्फ उठेंगे पहले रो में, बाकी सब लोग बैठेंगे। बाकी आपने नहीं उठना और खान साहब ने विक्ट्री का निशान उनको देना है। यारदुल खान जो प्रोमिनेंट हमने उनको करना है तो वही उठेंगे, बाकी जितने भी दोस्त हैं वो बैठे रहे प्लीज। थैंक यू। का पैक खरीद कर 0315 111 पर मिस्ड कॉल दें। कॉल वापस आने पर स्क्रैच कोड दर्ज करें और पाएं फौरी मोबाइल बैलेंस। साथ ही ढेरों मोटर बाइक्स और
गिफ्ट जीतने का मौका पाएं। सेंसिटिविटी स्पेशलिस्ट टूथपेस्ट इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। मैं अपने पेशेंट्स को नया सेंसोडाइन कंप्लीट प्रोटेक्शन प्लस रेकमेंड करती हूँ। ये सिर्फ सेंसिटिव दांतों की हिफाजत ही नहीं करता, इसमें कई और बेनिफिट्स हैं, जैसे कि वाइटनिंग, कैविटी प्रोटेक्शन और सुपीरियर क्लीनिंग एक्शन। तो एक से ज्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। जब मेरे पेशेंट्स को मिलता है कंप्लीट सोल्यूशन, दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी। It's perfect. वेलकम बैक नाजरीन। लॉन्ग मार्च के हवाले से पीटीआई के हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। अब ये कामों की से कल ये शुरू होगा दोबारा ये, और फवाद चौधरी की ट्वीट मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई थी ब्रेक से पहले, जिन्होंने कहा कि जी अभी हम वहाँ पे रुक रहे हैं और ये सुबह 11 बजे दोबारा कामों की से इसका आगाज किया जाएगा अगली मंजिल के लिए। अच्छा, मेरे साथ अब्बास शबीर हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट और सदीक जान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद हैं। अब्बास, आपको भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदीक, अच्छा मैं अब्बास की तरफ जाती हूँ फिर आपकी तरफ आती हूँ। ये जो कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई गई है, राब्ता किया गया, फिर मरियम और कहती है मुज़ाकरात नहीं होंगे। अभी शामुद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। बात उन्होंने भी कहा कि कोई हमसे राब्ता नहीं किया गया मुज़ाकरात के लिए। तो ये क्या मामला है? कोई कह रहा मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई कह रहा राब्ता किया ही नहीं गया, और इनके अपने भी ये लोग एक पेज पर नहीं है। कोई कह रहा मुज़ाकरात होंगे, कोई कह रहा नहीं होंगे। देखिए, टेस्टर मार रहे हैं। आफ्टर ऑल इनको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। अभी तो मुरीदके से कल जो काम शुरू होगा सुबह, अभी तो इस्लामाबाद पहुंचने में 8-9 दिन है, 7-8 दिन है। अभी तो बड़ा प्रेशर बिल्डअप होना है। गुजरात में एक बहुत बड़ा, आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि गुजरात में बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी कोशिश की गई है चोई परवेज इलाई और चोई मोनस इलाई को भी तोड़ने की, लेकिन वो इमरान खान के साथ चोई मोनस इलाई खड़े। मेरी उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आप देखिएगा कि गुजरात में किस तरीके का इस्तेकबाल होगा। कुंजा हाउस जाएंगे इमरान खान, और गुजरात जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है इस वक्त। और गुजरात से लेकर आगे रावलपिंडी तक आप देखिएगा कि ये जमे गफीर होगा, अवाम ही अवाम होगी। ये रुकने वाला मार्च नहीं है। आफ्टर ऑल इनको मुज़ाकरात यानी इलेक्शन के जो मुतालबा है इमरान खान का, उस पर इनको आना ही पड़ेगा। इसके अलावा अब इनके पास कोई चारा नहीं है। ये जो लोग 200 लोग 500 लोग का नारा लगा रहे थे, अब इनकी आंखें खुल गई है सबकी। इमरान खान ने लाहौर से अभी तो आगाज किया है। अभी तो जब इमरान खान आगे बढ़ेंगे, मैडम केपी के आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से जो लोगों ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद पहुंचना है, फिर तो मेरा ख्याल है कि ये क्राउड ही क्राउड होगा हर तरफ। ये सीन ही कुछ और होगा। तो आप देखेंगे अब ये आएंगे आहिस्ता 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 ये मुज़ाकरात के ऊपर, और इसके अलावा इनके पास कोई हल नहीं है। सिद्दीक जान से राय लें, सिद्दीक जान की राय की बड़ी अहमियत है, उनसे पूछें। जी सिद्दीक, ठीक है। अच्छा सिद्दीक, एक बात बड़ी सही कह रहे हैं कि शायद अब इनको करने पड़ेंगे मुज़ाकरे। कि सिद्दीक एक और सवालियां पैदा होता है, कहीं मुज़ाकरात भी, जिस तरह कल मैं उस्मान डार साहब को सुन रही थी, उन्होंने कल कह दिया कि प्लान नहीं है लॉन्ग मार्च, पर प्लान भी हम इस्लामाबाद में जाके बताएंगे। जिस तरह इमरान खान साहब ने भी बड़े प्लान रखे हुए हैं, कुछ तुर्क के पत्ते भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसाइड किया जाएगा कि अब कौन सा प्लान या कौन सा सरप्राइज जो उसको दिखाया जाए। इसी तरह हुकूमत भी जारी बात है एक प्लान तो नहीं रख के बैठी, इनकी स्ट्रैटेजी भी। मैं आपको काशन दूंगा स्टेज से, जिस वक्त मैं कहूंगा कि रोड को बंद कर दे, खान साहब खिताब करेंगे, यहाँ स्टेज से मैं नारे लगाऊंगा, और नारों का जवाब आपने पुरजोश अंदाज से देना है।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। राना टाउन के पेट्रोल पंप स्टॉप पे जा रहा खालिद साहब की कोठी है, वहाँ पे खान साहब का काफिला पहुंच चुका है। इंशाल्लाह चंद ही लम्हे में खान साहब आपके दरमियान मौजूद होंगे। मुझे खान साहब का यहाँ स्टेज से ट्रक नजर आ रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ कि ट्रक जो है वो हाइट पे तकरीबन ये 18 फुट जो है ट्रक पहुँचा है। तो यहाँ से स्टेज से मुझे नजर आ रहा है। इंशाल्लाह आपकी इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो चुकी है। मेरा आपका 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का और 90 लाख वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर है, उनका हीरो, पाकिस्तान का हीरो, आलम इस्लाम का हीरो, 22 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन इमरान खान साहब तशरीफ ला रहे और लेडीज के साथ ये जो पीछे लोग फैमिलियों के साथ जो लड़के खड़े वो साथ पे हो जाए, आपकी मेहरबानी है। अगर फैमिली वाले लोग वहाँ मौजूद है कोई एतराज नहीं, अगर दूसरा कोई आदमी खड़ा तो बराए मेहरबानी ये वहाँ से चले जाए। और दूसरी बात, मेरा आखिरी ऐलान सुन ले, जिस वक्त खान साहब ने आना है सब लोगों ने आपको खुदा की कसम सब ने मोबाइल की लाइटें ऑन कर देनी है। जो फुटपाथ पे खड़े अपनी अपनी मोबाइल की लाइटें ऑन कर ले, वो मेरा शहजादा सबसे पहले उसे लाइट को ऑन किया है। ये खान के साथ मोहब्बत करने वाले जब अपनी लाइटें ऑन करेंगे तो खान लाइटों का बड़ा दीवाना है, मोबाइल की लाइटों का सब जलाएंगे, वो खान को पता चलेगा कि खान के चाहने वाले हैं। लो जी, इंतजार की घड़ियों खत्म। और खान चंद सेकंड में खान का जो ट्रक को मुझे नजर आ रहा है, आ रहा है खान साहब। हादर रोड से रोना कली साहब आए, पश्तो का गाना भी लगाना है और खान साहब जब आएंगे, खान साहब आएंगे जिस वक्त, तो उस वक्त आपने मेरे भाइयों दोस्तों, हमारे कायद इमरान खान हमारे थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं और वो कंटेनर में नहीं आ रहे, जो उनकी गाड़ी है उसमें आ रहे हैं। तो उनको रोक के यहाँ पर हमने स्पीच जरूर करवानी है, ठीक है ना। और आपने जब उन्होंने आना है तो गाड़ी रोक के तो यहाँ पर स्पीच करवा के फिर उनको हमने भेजना है। मेरे दोस्तों, रोड को हमने ब्लॉक कर देना है, यहाँ स्टेज से मैंने अनाउंस करना है। खान साहब जो है रौनक अली साहब हैदर रोड से तशरीफ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे लोग जो है वो जब खान साहब जो आना है तो रोड को ब्लॉक कर देना है, उससे कबल जो है आपने गाड़ियों को ट्रैफिक को चलने देना है, क्योंकि मेरे खान का माटो है कि रोड को हमने ब्लॉक नहीं करना, किसी अमलात को नुकसान नहीं पहुंचाना। हाँ एक बात है, अगर कोई पटवारी आप में घुस जाए उसको कान से पकड़ के इज्जत से बाहर फेंक दो, पटवारी को नहीं आना। उजार खान साहब आएंगे पापा बाजार से, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कश्मीर टाउन से फात बुखारी, तला बुखारी और दूसरे जो लोग लड़के तशरीफ लाए यूथ के, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और फात बुखारी ने कुर्बानी भी दी है। ये पटवारियों ने 25 मई को घर से रात के 2 बजे सोए हुए को घर से उठा के लेके चले गए थे जालिम। ये पटवारियों ने उठाया था, चोरों ने, डाकू ने, लुटेरों। सऊदी अरब से हमारे दोस्तों का अभी पैगाम आया, हाजी अलहाज मनीर अहमद भट्टी साहब जिनका ताल्लुक राना टाउन से है, उन्होंने अभी जो है वो कॉल किया है मोबाइल पे, अभी सऊदिया से उन्होंने लाइव कॉल किया है कि मैं सऊदिया से इस वक्त हरम में बैठा हुआ हूँ, तवाफ़े काबा कर रहा हूँ और इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए तवाफ़े काबा में काबे का दरवाजा पकड़ के तवा मांग रहा हूँ। ये होती है मोहब्बत खान के साथ कि काबे में बैठे हुए भी लोग काबे का दरवाजा पकड़ के खान की कामयाबी और कामयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। मनीर अहमद भट्टी साहब का
हर मैं काबों से ये दुआ करने का शुक्रिया अदा करता हूँ यार गुल की तरफ से। यार ये त्राण लगा दो। मरकज की जानब से अभी हमारी मरकजी क़यादत जब वो स्टेज पे आई, आदिल खान साहब का है जो उनके वालिद साहब स्टेज पे बुला रहे। अच्छा जी, एक बार जरूर ऐलान सुन रहे कि जो वफाक से हमारे मेहमान आ रहे हैं उनसे स्टेज पे वो आएंगे, ये रास्ता स्टेज का छोड़ देना और उनको जगह देनी आपकी मेहरबानी होगी। आदिल खान जो है वो कहाँ है, उनके वालिद साहब उनको स्टेज पे बुला रहे और ये स्टेज पे जो मेरा दोस्त है जो हमारे मरकज से क़यादत आ रही है उनको रास्ता देना है स्टेज पे आने के लिए, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। यार गुल खान साहब, आज आपने जगमग जगमग कर दिया। खान इधर इधर यार गुल खान, उधर इमरान खान। यार गुल की तरफ से मैं तमाम काफिले का जो लोग काला शकाको इंटरचेंज पे अपने महबूब कायद इमरान खान का इस्तकबाल करने के लिए सुबह 10 बजे से
उनको सलाम पेश करता हूँ। चौधरी अकरम मैं जनरल कौशल अकरम गुजर साहब पंपदार से आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी तशरीफ लाए। जितने लोग किस किस का नाम लो, ये सारी लेबर कॉलोनी उम्र की आ गई है। सारे सारे लेबर कॉलोनी वाले वो अपने घरों की दे लो कि पटवारी बन के टिकट का 4 दिन थोड़े घरों च सारे जो बढ़ के आ गए, सारी लेबर कॉलोनी आ गई है इतने। सलाम पेश करता हूँ सारी लेबर कॉलोनी को, खवातीन को, माओ को, बहनों को जो यार गुल की दावत पर यहाँ पे तशरीफ लाए और हजारों की तादाद में लोग फुटपाथ पे खड़े, सड़क पे खड़े अपने महबूब कायद इमरान खान का इस्तकबाल करने के लिए। ये लगा दो भाई तराना कहा है खान जी 10 मरतबा का है। आदिल खान साहब जहाँ कहीं भी है वो स्टेज पे तशरीफ लाए। जगमग कर दिया मियां जलील अहमद शरफपुरी साहब और यार गुल की जानब से आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। अपने महबूब कायदीन का जिस तरह अपने मोहब्बत का भावना दिलकश अंदाज से इस्तकबाल किया, मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं अपने कायद इमरान खान की तरफ से। और वफात को ये पैगाम देना चाहता हूं, शहबाज शरीफ, राणा सलामुल्लाह, आ जाए इमरान खान, तकड़े हो जाओ, हूं थोड़ी कोई खैर नहीं। तो मैं हूं सुनिया जे कि राणा सलामुल्लाह इस्लामाबाद से नस गया जे, वो सामिया पहाड़ियों में चला गया, अपने मुंह पे बरमानस का चेहरा लगा के मुनाफिक कातिल। इंशाअल्लाह राणा सलामुल्लाह तेरी बारी आ रही है। सादे कायद की तरफ आंख पुट के देखने वाले डाकुआ तेरी आंख काट लेंगे, तेरा मुंह भी तोड़ेंगे, तेरी आंख भी कटेंगे, तेरे हाथ भी तोड़ेंगे इंशाअल्लाह, फिक्र न कर। तमाम मैं मरकजी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम अच्छा मेरी सब लोग मेरी गौर से बात सुने, सब लोग जो है ना मेरी गौर से बात सुने। इमरान खान वहां से ही वापस चले गए हैं, सब लोग मेरी गौर से बात सुने। इमरान खान उधर से ही पीछे चले गए हैं क्योंकि पीडीएम के साथ मुज़ाकरात तय हो चुके हैं। आगे आगे हमारे मुज़ाकरात पीडीएम के साथ तय हो चुके हैं। आगे कैंप था ब्रिगेडियर बेटी साहब का और सफे साहब का, वो भी जो है उन्होंने पेंडिंग पे कर दिया है। हमारे मुज़ाकरात पीडीएम के साथ तय हो चुके हैं। लोगों ये आपकी वजह से पीडीएम ने इमरान खान के पांव पकड़ के ऐलान किया कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। और राणा सलामुल्लाह शहबाज शरीफ ने इमरान खान के पांव पकड़ लिए, मुज़ाकरात कामयाब हो गए। आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। सारे मुज़ाकरात के लिए पीडीएम की टीम दबाव पर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए पहुंच चुकी है और इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं। आपको सलाम हो, आपको सलाम हो, आपको सलाम हो। लोगों
मेरे कायदे सदर साहब आ चुके हैं। इमरान खान के दस्तराज आ चुके हैं। असद साहब मरकर पाकिस्तान जारी के साहब के मरकजी साथी जनरल इमरान खान के तस्वीर इमरान खान के साथी असद साहब तशरीफ ला चुके हैं। वो खुद अपनी जुबान से ऐलान करेंगे। लेकिन मेरे साथ असद उमर के आने से साहब के आने से पहले मेरे साथ आपने नारा लगाना है, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, तेरी जान मेरी जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम राना टाउन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर मुझे 3-4 साल के बच्चे भी नजर आ रहे हैं और बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब राना टाउन इनकलाब के लिए तैयार है। आपका कप्तान इस वक्त सियासत नहीं कर रहा। आपका कप्तान इस वक्त एक जिहाद पर निकला हुआ है और अकेला नहीं निकला, अकेला नहीं निकला, पाकिस्तान उसके साथ निकल रहा है। चल रहा है असद भाई, चल रहा है। लाहौर से हम जो निकले और सारा दिन आज जो होता रहा, आप अगर साथ चले तो आप देखेंगे ऐसे मनाजिर जो कभी जिंदगी में हम नहीं देखे। कोई सड़क, कोई फुटपाथ, कोई छत, कोई खिड़की रास्ते में ऐसी नहीं नजर आती जहां अवाम अपने कप्तान के इस्तकबाल के लिए न खड़े हो। उसकी वजह से देर हो रही आने में आगे। आप लोग, मुझे पता है, बहुत देर से इंतजार करते रहे हो, लेकिन खान साहब को यहाँ इस अवाम की वजह से पहुंचने में देर हुई है। लेकिन मुझे यकीन है कि ये कौम देख रही है। खान अपने लिए निकला हुआ, खान आपके लिए निकला हुआ है। इसलिए इस छोटी सी तकलीफ से नाराजगी तो नहीं है। हम सब अपने बीवी बच्चों को छोड़ के निकले हुए इस वक्त। खान साहब को बहुत जरूरी मीटिंग थी लाहौर में, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इसलिए उन्होंने पहले उधर पीछे फैसला किया कि वहां से वो वापस मुड़ गए हैं। लेकिन उन्होंने राना टाउन के लिए पैगाम भेजा है और उन्होंने कहा है कि असद, राना टाउन वालों को मेरा जाती पैगाम देना है। इमरान खान कह रहे कि कल 11 बजे मुरीद के पहुंचना है, अपने पहुंचोगे? हाँ जी यारगुल खान, आपकी आवाम तो तैयार है। इंशाल्लाह हम सब तैयार हैं। असद भाई, खवातीन की एक बड़ी तादाद आई हुई है। अच्छा, ओ हाँ, खवातीन की एक बड़ी तादाद चल रहा है। असद भाई चल रहा है। खास तौर पे मैं भी पीछे भी जहाँ रुका था वहां पे बता रहा था कि कल लाहौर में भी और आज रास्ते में भी आते हुए खान साहब ने मुझे दिखाया कि असद, देखो औरतें और बच्चे किस तरीके से निकले हुए हैं, और अगर पाकिस्तान की औरतों ने ये फैसला कर लिया है तो इस इनकलाब को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक सवाल पूछ लूं जाने से पहले,
आजकल बड़ी धमकी शमकी लग रही है, डर तो नहीं लग रहा? तगड़े हो? आपको इंशाअल्लाह ताला कप्तान के साथ एक ऐसा पाकिस्तान मिलने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान के फैसले ना वॉशिंगटन डीसी में, ना लंदन में, ना पाकिस्तान में बंद कमरों में होंगे। फैसला होगा और फैसला करेगा तो राना टाउन करेगा, फिरोज वाला करेगा, मुरीद के करेगा, शादरा करेगा, कोई और नहीं करेगा। इमरान खान के साथ हैं इंशाल्लाह। अच्छा चलो एक इनसे पूछते थे, यार ये बताओ कि वो बड़ी धमकियां शमकियां लगा रहे हैं, राणा सरावले से कोई डरता है? राणा साहब थोड़ी मुच्छों का कोई फायदा नहीं, कोई नहीं डरता। इंशाअल्लाह ताला कल 11 बजे कप्तान के साथ आपसे मुलाकात चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला 11 बजे कल मुरीद के में मुलाकात। पाकिस्तान असद उमर साहब की तरफ से पूरी राणा टाउन की टीम को एक सेकंड गाड़ी आगे आ बाबा गुल्ला जी की हाल ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਪਾਰ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ੈਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰਾਬ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ੈਮ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਾਣਾ ਸੀ हमारी तरफ से अभी कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई। हम सियासी जमात हैं, लेकिन पहले बताएं कि मुज़ाकरात के TORs क्या हैं, उसके मुताबिक फिर बात करेंगे। वो लगा रहता है, राणा सनाउल्लाह का दिमागी तवाज़ुन मगरब के बाद ठीक नहीं रहता। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाबा गुला साहब को खसूसी खुशामदीद कहता हूँ, जो इस काफिले में कल से भरपूर शिरकत कर रहे हैं। हमारे वक्त इमरान खान के साथ हैं लाहौर से बाबा गुला साहब, और मैं तमाम आप साथियों को कल मुरीद के पहुंच रहे राणा सनाउल्लाह की
नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम राना टाउन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर मुझे 3-4 साल के बच्चे भी नजर आ रहे हैं और बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब राना टाउन इनकलाब के लिए तैयार है। आपका कप्तान इस वक्त सियासत नहीं कर रहा, आपका कप्तान इस वक्त एक जिहाद पर निकला हुआ है और अकेला नहीं निकला, अकेला नहीं निकला, पाकिस्तान उसके साथ निकल रहा है। चल रहा है असद भाई, चल रहा है। लाहौर से हम जो निकले और सारा दिन आज जो होता रहा, आप अगर साथ चले तो आप देखेंगे ऐसे मनाजिर जो कभी जिंदगी में हमने नहीं देखे। कोई सड़क, कोई फुटपाथ, कोई छत, कोई खिड़की रास्ते में ऐसी नहीं नजर आती जहां अवाम अपने कप्तान के इस्तकबाल के लिए न खड़े हो। उसकी वजह से देर हो रही आने में आगे। आप लोग, मुझे पता है, बहुत देर से इंतजार करते रहे हो, लेकिन खान साहब को यहां इस अवाम की वजह से पहुंचने में देर हुई है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये कौम देख रही है। खान अपने लिए निकला हुआ, खान आपके लिए निकला हुआ है। इसलिए इस छोटी सी तकलीफ से नाराजगी तो नहीं है। हम सब अपने बीवी बच्चों को छोड़ के निकले हुए इस वक्त। खान साहब को बहुत जरूरी मीटिंग थी लाहौर में, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इसलिए उन्होंने पहले उधर पीछे फैसला किया कि वहां से वो वापस मुड़ गए हैं, लेकिन उन्होंने राना टाउन के लिए पैगाम भेजा है और उन्होंने कहा है कि असद, राना टाउन वालों को मेरा जाती पैगाम देना है। इमरान खान कह रहे कि कल 11 बजे मुरीद के पहुंचना है, अपने पहुंचोगे? हाँ जी यारगुल खान, आपकी आवाम तो तैयार है। इंशाल्लाह हम सब तैयार हैं। असद भाई, खवातीन की एक बड़ी तादाद आई हुई है। अच्छा, ओ हाँ, खवातीन की एक बड़ी तादाद चल रहा है। असद भाई चल रहा है। खास तौर पे मैं भी पीछे भी जहां रुका था वहां पे बता रहा था कि कल लाहौर में भी और आज रास्ते में भी आते हुए खान साहब ने मुझे दिखाया कि असद, देखो औरतें और बच्चे किस तरीके से निकले हुए हैं, और अगर पाकिस्तान की औरतों ने ये फैसला कर लिया है तो इस इनकलाब को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक सवाल पूछ लूं जाने से पहले, आजकल बड़ी धमकी शमकी लग रही है, डर तो नहीं लग रहा? तगड़े हो? आपको इंशाअल्लाह ताला कप्तान के साथ एक ऐसा पाकिस्तान मिलने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान के फैसले ना वॉशिंगटन डीसी में, ना लंदन में, ना पाकिस्तान में बंद कमरों में होंगे। फैसला होगा और फैसला करेगा तो राना टाउन करेगा, फिरोज वाला करेगा, मुरीद के करेगा, शादरा करेगा, कोई और नहीं करेगा। इमरान खान के साथ हैं इंशाल्लाह। अच्छा, चलो एक इनसे पूछते जाए, यार ये बताओ कि वो बड़ी धमकियां शमकियां लगा रहे हैं, राणा सनाउल्लाह से कोई डरता है?
राणा साहब थोड़ी मुछों का कोई फायदा नहीं, कोई नहीं डरता। इंशाअल्लाह ताला कल 11 बजे कप्तान के साथ आपसे मुलाकात चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला 11 बजे कल मुरीद के में मुलाकात। पाकिस्तान हेलो यार वो खान कहाँ तक पहुंची है? बड़े भाई के साथ रात में मीटिंग हुई है, कोई मुलाकात? बाबा गुल्ला जी की हाल है? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਪਾਰ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਰਾਬ बोल के ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ जी राणा जी हमारी तरफ से अभी कोई कमेटी तश्कील नहीं दी गई। हम सियासी जमात हैं, लेकिन पहले बताएं कि मुज़ाकरात के TORs क्या हैं, उसके मुताबिक फिर बात करेंगे। वो लगा रहता है राणा सनाउल्लाह का दिमागी तवाज़ुन मगरब के बाद ठीक नहीं रहता। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड सर, कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? कोई संजीदा बात अभी मुज़ाकरात की हुकूमत की तरफ से नहीं आई है। गंडापुर की गाड़ी से कोई असला वगैरह ऐसी कोई ऑडियोज लीक हुई हैं? ये इस किस्म की अफवाहें जो हैं वो फैलती रहेंगी। अभी जैसे जैसे इस्लामाबाद के करीब जाएंगे आप ऐसी अफवाहें और सुनेंगे। सर एक सेकंड रोक लें, आप ही के लिए हम आए हैं। हम कब से खड़े हैं यहाँ पे? सुबह 8 बजे किधर खड़े हैं? ओके अच्छा सर, सनाउल्लाह के हवाले से दोबारा क्वेश्चन करूंगा। उनकी तरफ से कहा कि अमीन गंडापुर की तरफ से कोई ऑडियो लीक हुई है, असला वाली कोई। ये राणा साहब इस किस्म की झूठी खबरें चलाते रहते, संजीदा नहीं लेनी चाहिए। अच्छा कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? कोई अभी तक वहाँ से कोई संजीदा बात नहीं। जब आप रास्ते में छोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जल्दी जरा निकलें और सर फैसल इस्लामी, पाकिस्तान का बेहतरीन इस्लामी बैंक। मैं हूं शाहीन अफरीदी और मेरा बैंक है फैसल इस्लामी। फैसल इस्लामी, बढ़ो यकीन के साथ। सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो। Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।
Since its founding, from day one, Pakistan's mighty army has built a consistent record of launching wars on India and losing. It is a record of unblemished consistency. In fact, so consistent is this that even its biggest defenders, loyalists, enthusiasts cannot question it. There is, however, another battlefield where it has an equally consistent record of winning. So, consistent record of losing to India, launching wars and losing to India, but there's another battlefield where it has an equally unblemished, consistent record of winning, which is where it is staring at defeat now. We will elaborate on this in just a bit. On fighting and losing wars with India, there will obviously be some nitpicking. The tough fact, however, is that after so many wars, this army has lost almost half of Pakistan, that is Bangladesh, and destroyed its polity, institutions, economy, entrepreneurship, driven out its talent. Finally, it has even less of Kashmir than it started out with. You might ask me why even less of Kashmir? Think Siachen Glacier. So while it's been losing all these military wars to India, where is it that its record of winning has been equally consistent and where it is now on the retreat? Check out an entire press conference by Lieutenant General Nadeem Ahmad Anjum, the serving chief of the almighty Inter-Services Intelligence or ISI that vanquished the Soviet and American power KGB and CIA in Afghanistan, chaperoned by Lieutenant General Babar Iftikhar, the chief of Inter-Services Public Relations. He has spoken for nearly an hour and a half. In fact, I am sharing a link of the entire press conference with you with the description of this video. Please watch it. All of this time is invested in defending himself, the ISI, his chief, that is General Bajwa, and the army, Pakistan army. Now, never mind that Elon Musk has stolen that metaphor for posterity, walking into Twitter headquarters, holding that bathroom sink, right? Let that sink in. So please also allow us still to use the same metaphor. Let that sink in. And what are we talking about? This is the ISI that all of Pakistan both loved and feared, was proud of and loathed. Friend and foe held the ISI in awe. It only had to wink, nod and sometimes nudge and almost all of Pakistani media would fall in line. If you didn't, you might end up in exile, jail, as a corpse in a gutter or as a corpse in a strange land. In some cases, all of the above. Think Arshad Sharif, for example, the former ARY channel anchor. He was fired from his channel and exiled, and as ultimately was his boss. Sharif then turned up dead in Kenya, apparently shot by the police on mistaken identity. If you believe that, you must be very high on something totally illegal and dangerous. Now we had its chief, ISI's chief, institutionally among the most powerful men in the world at any time. At a press conference with a hand-picked, friendly audience, most of the respected publications were excluded from that press conference. Usually his word and his chiefs was an order for Pakistan's media, politicians and often also the judiciary. The chief of ISPR was usually his messenger. Now both of them, speaking on behalf of their institution, the Pakistan Army, were claiming victimhood. So here is Pakistani Army going to the media complaining about a political leader, Imran Khan in this case, who they obviously fear and who they are complaining about for maligning and defaming them. Hum bechare, humko gali de raha hai, hamara kya hoga? You know that its politics has taken, Pakistan's politics has taken a historic turn. Pakistan's army is quite used to scrapping with its political class and consistently winning. Now it fears defeat at the hands of its politicians too, after losing so many wars to India in the past. So those were military battles. This is a political battle, and this is the political turf, and this is Pakistani army's home turf. It's the home pitch. So if it does come to pass, it won't even be a disaster as big as Pakistan losing to Zimbabwe in Australia. This will be as bad as Pakistan losing to Zimbabwe in a World Cup if it was being played at home in Pakistan. To that extent, Imran Khan might be on the verge of achieving a victory, in fact, which would mean even more in political terms than his team's cricket World Cup win in 1992. If the Pakistani army can finally be defeated by a popular, if populist, civilian force, it's a history-defining moment for the subcontinent.
It's history defining because an institution which was never denied its supreme power except for a few years after the 1971 defeat is now seeking public support with its back to the wall under a politician's onslaught. All this while its word was a command for any government of the day which could hire, fire, jail, exile, or murder prime ministers serving, former, and prospective. To understand how that works, you do not have to go too far. In 2007, it looked as if Benazir Bhutto was on the ascendant. This was after her return from her second long exile. The first return, by the way, was in 1986, which I had covered from Pakistan in an India Today cover story, of which also I am sharing a link with you. She was assassinated despite so many warnings that her life was endangered. This is 2007. Nobody has been punished for that as yet. It's buried in Pakistan's history of conspiracies and eternal mysteries like so many others. Her party's government wasn't allowed to function freely, and her husband, who came to acquire control of her party, he was reduced into an inconsequential titular president subsequently. Nawaz Sharif came back with a comfortable majority and grew quote-unquote delusional from his army's point of view that he was a real prime minister with real power. By 2018, this army under a chief that is Nawaz Sharif, had appointed, conspired and contrived to get rid of him, jail and exile him, ensure his party didn't get a majority by manipulating elections. In the process, they also built, strengthened and employed Pakistan's most regressive Sunni Islamist group, Tehreek-e-Labbaik. Tehreek-e-Labbaik, by the way, is an organization about which and about whose activities we've talked about more than once in Cut the Clutter. I will share a couple of those episodes with you. The links, you can check those out. Now, Imran Khan was then the army's candidate, the army's own. And does it matter if he fell short of majority either? The army and the ISI collected enough small parties and independents to give him a comfortable majority. But it was only comfortable as long as he wasn't causing any discomfort to the army. So this was a majority, albeit at the army's sufferance. A majority was no issue for one seen as boy of the boys. That was the principle. Until this boy also began to believe that he was the real prime minister. What's worse, his new delusions weren't just domestic. He also began to see himself as the new leader of the Islamic Ummah, a 21st century caliph of sorts in his own right. He was now talking in Sharia terms, building a new agenda that was as Islamist as it was anti-Western and anti-American. Both of these alarmed the army. In the same state of political high, Imran started to believe he now actually controlled the army. That's how the first and decisive fights broke out over top-level appointments in the army. The first fight was over the appointment of the new ISI chief. The army chief had his way with Nadeem Anjum, and Imran Khan lost out over his insistence on continuing with Lieutenant General Faiz Hamid. The fight was, however, like a crucial league match before the final. And what was the final to be? The appointment of the new army chief late November this year. Think about what is the one thread that's common to this entire ugly story loaded with intrigue, betrayal, and now it seems assassination too. What am I talking about, or who am I talking about? I am talking about that poor journalist, that poor TV anchor whose body turned up on the outskirts of Nairobi in Kenya. General Qamar Javed Bajwa has been the chief through all these years. That is the common thread. Appointed by Nawaz Sharif, who he had fired and exiled. So Nawaz Sharif appointed Bajwa. Bajwa had Nawaz Sharif fired and exiled, given a 3-year extension by Imran Khan subsequently, who he had first created. We told you that story just now. And now he got Imran Khan also fired. And by now, he's challenged by Imran Khan. That is how this equation is turned in the tenure of one army chief. That is how tables have turned in the tenure of one army chief, although it's a double tenure, 3 years plus 3 years. Over the past 5 decades, two great political families have fought for democracy in Pakistan in their own different patchy ways, although almost always by keeping the army GHQ on their sides. Both of these parties, the Bhutto family's Pakistan People's Party and the Sharif family's
Pakistan Muslim League or PMLN are now tired and spent forces. One, because of its shrinking footprint from Punjab, which is almost 60% of Pakistan, and the other because its only popular leader and founder Nawaz Sharif is hesitant to leave the comfort and safety of exile in London and join the fight at home because he does see it as too dangerous. Both are counting on the army to save their throne and skins now. Both PPP and PMLN are today counting on the army to save their throne and skins now. This was the default formula for usual times. If the army was on your side, the world was yours in Pakistan. Saiyan bhai Kotwal ab dar kahe ka. The reason these aren't usual times is that today it is the army that's staring at the greatest, scariest existential threat to its power in their country. This threat has come from a populist riding democratic power. So what if it's that deeply flawed, if not often nutty, Imran Khan? Did we ever argue democracy is perfect? Welcome again to Crosshairs, the print weekly program where we discuss the important national security or regional security issue of the week. It's been a busy week with Rishi Sunak's election in the United Kingdom, war raging in Ukraine, but the extraordinary developments out of Pakistan on Thursday, probably the most important issue confronting our region right now. As all of you will have read, Imran, the Director General of the ISI, has held an unprecedented press conference in which he's been extremely critical of former Prime Minister Imran Khan. Gul Bukhari joining us. And my first question to you, Gul, is this a sign that the much wanted unity of the Pakistan army is falling apart? I think to the contrary, we saw it falling apart last year and beginning of this year. But what I see now is the army coalescing and moving more in lockstep than I have seen it move before. As you know, in April, when Imran Khan was removed from office through the no confidence vote, there was an unprecedented attack by the PTI supporters and PTI itself, its leaders, on the army. And the army was not able to react really. And that was when the split appeared to be at its peak to me, because he was very, very popular inside the army, in the rank and file, with the retired people, with their families, with serving people's families. And that's when we saw paralysis. They really could not act. And as you know, he went to formation commanders. He went to the core, not the core commanders, but all the formation commanders. That's really big. And then he held in Lahore a meeting of the retired officers where he was questioned brutally about regime change, about bringing in, as they call in Urdu, chors and dakus, that is thieves and dacoits, right? And he had to defend himself, really. And you could see that the divisions at that time did not